हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थायराइड ग्लैंड। कौन सा है? थायराइड ग्लैंड। कल का जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने थायराइड ग्लैंड को स्टार्ट किया था कि जो थायराइड ग्लैंड होती है उसके बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था कि थायराइड ग्लैंड की लोकेशन क्या है, थायराइड ग्लैंड कैसी होती है। हमारा जो अल्फ़ाबेट होते हैं ABCD के अंदर उसमें H शेप की ये ग्रंथि होती है जो हमारा ट्रेकिया के पास में दोनों साइड में एक फॉलिकुलर स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड कैसी होती है? बिल्कुल ऐसी एक स्ट्रक्चर बनती है बच्चों, इस तरीके से। इसको हम क्या बोलते हैं? थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। इसके अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकुलर सेल्स होती हैं। यहाँ पे ये किसका होती हैं? फॉलिकल्स होती हैं, पैराफॉलिकुलर सेल्स होती हैं। थायराइड ग्लैंड जो ये क्या करती है बच्चों, जो आपकी थायराइड ग्लैंड है इसके अंदर कुछ फॉलिकल्स होते हैं और ये जो इसको कनेक्टिंग पार्ट होता है इसको हम स्टेमस बोलते हैं, स्टेमस बोलते हैं। और इसके अंदर ये कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है? स्टेमस। ये 2 टाइप्स के जो आपकी ये ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड जो है ये 2 तरह के हार्मोन स्रावित करती है। पहला जो हार्मोन है बच्चों वो है थायरोक्सिन एंड सेकंड जो हार्मोन है वो है आपका कैल्सीटोनिन। सेकंड जो हार्मोन है वो है कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन। अब जो बच्चों हमने पढ़ा था कैल्सीटोनिन, हमने कल पढ़ रहे थे कि हमने जो लास्ट क्लास थी जो पैराफोलिकुलर सेल्स हैं, जो पैराफोलिकुलर सेल्स हैं वो किसका स्त्रावण करती हैं? थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रावण करती हैं। थायरोक्सिन 2 फॉर्म्स के अंदर होता है, T3 एंड T4। मैक्सिमम जो हमें थायरोक्सिन मिलता है वो T4 की फॉर्म में मिलता है। क्या क्या इसके फंक्शंस होते हैं ये सब हमने देखा था कि हमारी मेंटल, हमारी स्केलेटल, हमारी फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ और हमारी सेक्सुअल ग्रोथ, तीनों को ये मेंटेन करता है। हमारे अपापचय को, फैट मेटाबॉलिज्म जो हमारा वसीय अपापचय होता है, प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट को, इन सब को ये रेगुलेशन करता है, इन सब को मेंटेन करके रखता है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये जो हमारा लैरिंक्स होता है उसके दोनों तरफ ये एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है। ये कौन सी है? इसके अंदर फॉलिकुलर सेल्स हैं, फॉलिकुलर सेल्स हैं। अब थायरोक्सिन बनने के लिए किस चीज़ की ज़रूरी होती है? थायरोक्सिन जो हार्मोन है बेटा उसको बनने के लिए, थायरोक्सिन के लिए आयोडीन जरूरी है, आयोडीन जरूरी है। आयोडीन जो होता है आपका, आयोडीन की हेल्प से क्या बनता है आपका? थायरोक्सिन बनता है। ये कुछ ऐसी जो फॉलिकुलर सेल्स होती हैं, ये बिल्कुल ऐसे एक फॉलिकुलर सेल्स होती हैं इसके अंदर कुछ इस तरीके से। और इसके साइड में क्या रहता है? इसकी जो साइड के अंदर इस तरीके से ब्लड वेसल्स मूव करती हैं। कौन? जो आपकी रक्त धाराएं बहती हैं, यहाँ से ये क्या करेगी? आयोडीन को लेगी। आयोडीन को लेने के बाद में ये अंदर जाएगा और ये थायरोग्लोबुलिन का फॉर्मेशन करेगा, थायरोग्लोबुलिन बनाता है। और ये जो थायरोग्लोबुलिन है फिर आगे T3 T4 के अंदर कन्वर्ट होता है। और ये जो आपका T3 एंड T4 है ये क्या करते हैं? हमारे अंदर काफ़ी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमने देखा था कि ये हमने यहाँ तक पढ़ चुके थे। टायरोसिन होता है, ये T2 T3 T4 की फॉर्म में होता है। T4 जो है ट्राई आयोडो टायरोसिन, ये एक अमाइनो एसिड है। टायरोसिन एक अमाइनो एसिड है जिसकी हेल्प से ये बनता है। ये कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा रखे हैं कि ये फॉलिकल्स होते हैं। जो ये फॉलिकल्स हैं ये टायरोनिन और थायरोग्लोबुलिन का फॉर्मेशन करते हैं। ये I2, ये आपका जो रीजन है इसको हम स्ट्रोमा रीजन बोलते हैं। कौन सा रीजन बोलते हैं? स्ट्रोमा रीजन बोलते हैं। और ये जो ग्लैंड होती है ये एंडोडर्मल ओरिजिन होती है। हमने 3 जर्म कोशिकाओं के बारे में पढ़ा था, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। तो ये एंडोडर्मल ओरिजिन होती है, 25 से 30 ग्राम की होती है। ये सब हमने पढ़ लिए थे। थायरोक्सिन का निर्माण हमने पढ़ लिया था। अब आज हम बात करने वाले हैं फंक्शंस की। ठीक है, तो फंक्शंस जो होते हैं ये ग्रोथ पे डिपेंड करता है। अगर हमारी फिजिकल ग्रोथ, सेक्सुअल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ तीनों को निर्धारित करता है। फिजिकल के अंदर हमारा स्केलेटल सिस्टम, हमारी मस्कुलर और हमारी विसरल जो ब्लड फ्लो होता है, इन तीनों को ये निर्धारित करता है।
आज हम इसके कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में भी देखेंगे कि अगर हाइपरथायरॉयडिज्म एक कंडीशन होती है जिसके अंदर अगर मैं बोलता हूँ कि थायरोक्सिन की अगर अमाउंट इंक्रीज हो जाती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं, और अमाउंट अगर कम हो जाती है उसको अपन हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं, और अमाउंट अगर ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। अब अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन इसके अंदर कुछ ऐसा पोर्शन था कि जिसके अंदर हमने देखा था ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करता है। यहाँ तक हमने इसको देखा था कि यहाँ तक हमने, यानी ये फैट ये क्या करता है, जो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक रेट होती है उसको भी ये बढ़ा के रखता है। जो हमारी बॉडी की बेसल मेटाबॉलिक जो रेट होती है, जिसमें बेसल मेटाबॉलिक यानी जिनका जो डाइजेशन होता है, कितनी एनर्जी चाहिए, तो वो सारे काम मतलब T3 और T4 जो थायरोक्सिन है वो हर एक कोशिका के अंदर प्रेजेंट होता है और अपना अपना रोल प्ले करता है। हमारी जो सारी की सारी जैसे ग्रोथ है, फिजिकल ग्रोथ है, मेंटल ग्रोथ है, सेक्सुअल ग्रोथ है, उन सबको ये निर्धारित करता है। तो यहाँ पे देखा यह हार्मोन शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलता है, और इसको अपन क्या करते हैं, कैलोरीजेनिक हार्मोन भी बोलते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी को क्या करता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीकरण मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो क्या होगा, उसमें काफ़ी सारी एटीपी जनरेट होगी, एनर्जी मिलेगी, तो हम इसको कैलोरीजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। सोडियम पोटेशियम एटीपी की क्रिया करते हैं। ओके, यह हार्मोन सभी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या को बढ़ा देता है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या है, एनर्जी का सोर्स है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। अब बच्चों हम बात करते हैं वसा उपापचय, यानी कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण व प्रभावी रूप से तोड़ने में एंजाइम क्रिया को बढ़ाता है। कार्बोहाइड्रेट उपापचय में रक्त में ग्लूकोज को बढ़ाकर डायबिटोजेनिक हार्मोन की तरह कार्य करता है, यानी ये हमारा जो रक्त है उसके अंदर ग्लूकोज का अमाउंट भी बढ़ाता है। इसको हम कैलोरीजेनिक हार्मोन भी बोलते हैं, डायबिटोजेनिक हार्मोन भी हम इसको बोलते हैं। थायरोक्सिन एड्रेनलिन और इंसुलिन के कार्य को बढ़ाता है। एड्रेनलिन और इंसुलिन का जो कार्य है उन दोनों की एक्टिविटी को ये बढ़ाता है। प्रोटीन उपापचय को तोड़ने व संश्लेषण दोनों का कार्य करता है, लेकिन थायरोक्सिन सामान्य सांद्रता पर संश्लेषण एनाबोलिज्म प्रभावी होता है। तंत्र विशेष पर, यानी तंत्र विशेष की बात करते हैं अपन, हृदय में ये कैसे काम करता है। थायरोक्सिन बढ़ेगा तो हृदय दर बढ़ेगी, यानी बाह्य निष्कासन बढ़ेगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर थायरोक्सिन की अमाउंट हमारी बॉडी में बढ़ती है, थायरोक्सिन अगर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, हृदय हार्ट बीट, जो हमारी हार्ट बीट है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज होगी तो हृदय बाह्य निष्कासन बढ़ेगा, आपकी जो एनर्जी है, जो आपका टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होगा। मायोकार्डियम के संकुचन की नियंत्रित करता है, क्योंकि यह प्रत्येक रूप से ऐसे नोड पर कार्य करता है। ऐसे नोड, हमारा जो हार्ट होता है उसको हम पेसमेकर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं, साइनो एट्रियल नोड जिसको बोलते हैं। तो जो क्या करता है, हार्ट की बीटिंग को, हार्ट में जो बीटिंग है, हार्ट को बीट करवाता है, हार्ट को जो धड़कने में हेल्प करता है, कौन है वो, ऐसे नोड है। तो ये ऐसे नोड के ऊपर वर्क करेगा तो क्या होगा, हार्ट की बीटिंग बढ़ेगी, यानी उसके अंदर संकुचन बढ़ेगा, संकुचन और स्थिलन बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा, जिससे हार्ट बीट बढ़ेगी। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पे थायरोक्सिन का आवश्यक सांद्रता तंत्रिका रेशे के विकास और इनके माइलिन आंछद के निर्माण में आवश्यक होता है। जो हमारा न्यूरॉन है, न्यूरॉन जो सेल है उसके ऊपर माइलिन का फॉर्मेशन करने में भी ये हेल्प करता है। जो आपका न्यूरॉन है कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, ये आपका ऐसा ऐसा न्यूरॉन होता है, और ये यहाँ से ये वाला जो पोर्शन होता है बेटा, इसको एक्सोन बोलते हैं। इस एक्सोन के ऊपर ये वाली जो फॉर्म है इसको हम क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ बोलते हैं। तो माइलिन शीथ को भी ये क्या करता है, बढ़ाने का कार्य करता है। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो अब अपन आगे देखते हैं आहार तंत्र, यानी थायरोक्सिन बढ़ेगा, आहार तंत्र की गति बढ़ेगी, डायरिया और भूख लगना, डायरिया और भूख यानी आपकी भूख बढ़ेगी। ठीक है, रक्त में थायरोक्सिन आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करता है, यानी ब्लड के अंदर क्या करता है, ये जो आरबीसी का निर्माण होता है, आरबीसी का जो निर्माण होता है वो भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। आरबीसी का जो फॉर्मेशन है जिसको हम होम्योपोइसिस बोलते हैं, उसके निर्माण को भी बढ़ाता है। तो
तो ये बहुत सारे जो कार्य हैं बेटा ये थायरोक्सिन के हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाना और हमारे फेट उपापचय को बढ़ाना, फेट मेटाबोलाइट्स को बढ़ाना, प्रोटीन का उपापचय बढ़ाना, इसको हम कैलोरीजेनिक हार्मोन भी बोलते हैं, इसको हम डायबिटोजेनिक हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये ग्लूकोज के लेवल को हमारी बॉडी में इंक्रीज करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। थायराइड हार्मोन स्त्रावण के नियंत्रण। अब देखो थायराइड हार्मोन, अब आपको पता है कि जो पूरी ग्रंथि है, जो हमारा पूरा एंडोक्राइन सिस्टम है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन है? हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है, रिलीजिंग फैक्टर्स रिलीज करता है यहाँ से ये कुछ, तो ये थायरोक्सिन रिलीजिंग हार्मोन को सीक्रेट करेगा, किसको सिग्नल देगा? इसको पिट्यूटरी को बोलेगा थायराइड रिलीज करो, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्त्रावित करो। तो यहाँ से पिट्यूटरी क्या करेगी? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को बढ़ाएगी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को बढ़ाएगी। ये कौन है आपका? ये बच्चों आपका है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से नीचे वाला जो पोर्शन है ये कौन सा है? एंटीरियर पिट्यूटरी है। और ये वाला जो भाग है ये कौन सा है? इसका ये वाला भाग है, इसको एंटीरियर भाग है, एंटीरियर पिट्यूटरी बोल सकते हैं अपन, एंटीरियर पिट्यूटरी बोल सकते हैं अपन। ओके, एंटीरियर पिट्यूटरी बोल सकते हैं। तो यहाँ से इसके पास कौन आएगा? TSH आएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा। तो यहाँ से इसके पास TRS, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन का सिग्नल आएगा। यहाँ पे इसके पास सिग्नल आया, सिग्नल आने से ये क्या करेगी? TSH को रिलीज करेगी। और ये TSH कहाँ जाएगा? ये TSH जाएगा बेटा आपकी जो थायराइड ग्लैंड है उसके पास। ये आपकी कौन सी है? थायराइड ग्लैंड है। ये थायराइड ग्लैंड के पास में TSH जाएगा, किसके पास? यहाँ पे TSH जाएगा। और यहाँ से जो स्रावित होगा, यहाँ से मैं इतना सा पार्ट ले रहा हूँ जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ? फॉलिक्यूलर सेल्स बोल रहा हूँ। यहाँ पे ये फॉलिक्यूलर सेल्स जो हैं, ये फॉलिक्यूलर कोशिकाएं हैं, ये किसको स्त्रावण करेंगी? थायरोक्सिन का स्त्रावण करेंगी। ये किसका स्त्रावण करेंगी? थायरोक्सिन का। अब थायरोक्सिन किस में जाएगा? ब्लड के अंदर। अब जैसे ही थायरोक्सिन का लेवल ज़्यादा होगा तो इसके पास नेगेटिव फीडबैक जाएगा। नेगेटिव फीडबैक जाने से क्या होगा? सोमेटोस्टेटिन रिलीज होगा। और ये यहाँ से, यहाँ पे मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, सबसे पहले सिग्नल देगा हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी के पास में रिलीजिंग हार्मोन को स्त्रावित करवाएगा। स्त्रावित करवाने से जो पिट्यूटरी है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगी। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो आपकी लैरिंग्स के पास में सिचुएटेड जो आपकी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा। थायराइड ग्लैंड क्या सीक्रेट करेगी? थायरोक्सिन का स्त्रावण करेगी। थायरोक्सिन का स्त्रावण, जैसे जैसे बच्चों थायरोक्सिन का स्त्रावण बढ़ेगा, जैसे जैसे थायरोक्सिन का स्त्रावण बढ़ेगा तो ब्लड के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल बढ़ती नेगेटिव फीडबैक जाएगा। नेगेटिव फीडबैक मतलब थायरोक्सिन बढ़ रहा है ब्लड के अंदर, थायरोक्सिन बढ़ रहा है तो क्या होगा बच्चों? थायरोक्सिन बढ़ रहा है तो यहाँ से इसको सोमेटोस्टेटिन रिलीज करवा के यहाँ पे थायरोक्सिन का प्रोडक्शन है, TSH का जो प्रोडक्शन है उसको ब्लॉक करवा देगा। क्या करवा देगा? ब्लॉक करवा देगा। तो इस तरीके से इसका रेगुलेशन चलता है। हाइपोथैलेमस व अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि थायराइड के स्त्रावण का नियंत्रण करती है। आपका जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो इसको रेगुलेशन जो करता है वो कौन करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी का जो भाग है वही इसका क्या करता है बच्चों? नियंत्रण करता है। अगर पिट्यूटरी TSH हार्मोन स्त्रावित करती है, सबसे मुख्य कार्य TSH का थायरोग्लोबुलिन का प्रोटीन विखंडन, जिसके कारण थायरोक्सिन रुधिर में स्त्रावित होता है, उसको थायरोग्लोबुलिन में कन्वर्ट करेगी। और थायरोग्लोबुलिन फिर क्या करेगा? ब्लड में थायरोक्सिन को स्त्रावित कर देगा। जैसे ही ब्लड के अंदर थायरोक्सिन जाएगा तो उसका जो टारगेट ऑर्गन है वो वहाँ पे जाके अपना कार्य करेगा। सारी जितनी भी सेल्स हैं वहाँ पे थायरोक्सिन हार्मोन पहुँच जाएगा। और थायरोक्सिन के अपन ने इतने सारे फंक्शंस देखे हैं, कैलोरीजेनिक है, डायबिटोजेनिक है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है, सेक्स हार्मोन यानी जो सेक्सुअल एबिलिटी है, सेक्स पार्ट्स को स्ट्रॉन्ग करता है ये। तो ये सारे के सारे फंक्शन ये परफॉर्म करेगा। अगर पिट्यूटरी में TSH स्त्रावण से हाइपोथैलेमस के हार्मोन थायरोट्रोपिन मुक्त तत्व TRH नियंत्रित करता है। शीत के संपर्क में आने पर जंतु में हाइपोथैलेमस द्वारा TRH का स्त्रावण अधिक होता है, जिससे अगर पिट्यूटरी TSH का स्त्रावण बढ़ता है। जिस शरीर द्रव्य में थायराइड हार्मोन की अधिकता होने पर अगर पिट्यूटरी TSH का स्त्रावण कम हो जाता है। कहने का मतलब है शीत के संपर्क में आने से, कोल्ड के टाइम में जो जंतु होते हैं उनमें क्या होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा TRH थायरोक्सिन रिलीजिंग जो हार्मोन है उसका फैक्टर ज़्यादा सीक्रेट होगा, वो वहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा?
एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी थायरोक्सिन का सीक्रेशन करेगा, थायरोक्सिन का सीक्रेशन होने से थायरोक्सिन ज़्यादा बनेगा ब्लड के अंदर, तो ज़्यादा थायरोक्सिन बनने से क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक इनिबिशन स्टार्ट हो जाता है, वहाँ से सोमेटोस्टेटिन रिलीज होता है और वो उसको ब्लॉक कर देता है, किसका सीक्रेशन, टीएसएच का सीक्रेशन को क्या कर देता है, वो ब्लॉक कर देता है। जैसे ही टीएसएच का सीक्रेशन ब्लॉक होगा तो वो इस तरीके से मेंटेन रहेगा। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, हमने थायरोक्सिन हार्मोन पढ़ा कि थायरोक्सिन पैराफोलिकुलर सेल्स हैं जो थायरोक्सिन का सीक्रेशन करती हैं। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं कि थायरोक्सिन का ज़्यादा स्त्रावण होने से क्या होगा और थायरोक्सिन का कम स्त्रावण होने से क्या होगा। कुछ रोग होंगे, अगर थायरोक्सिन का ज़्यादा कम स्त्रावण हो रहा है, हाइपोसीक्रेशन, हाइपोसीक्रेशन का मतलब है, हाइपोसीक्रेशन का बच्चों मतलब है, हाइपोसीक्रेशन का मतलब है, हाइपो का मीन्स है लेस, हाइपो का मतलब है लेस, लेस मानी कम सीक्रेशन, कम स्त्रावण होना, किसका, कम स्त्रावण होना क्या कहलाता है, कम स्त्रावण होने से क्या होगा, कम स्त्रावण ऑफ, यानी इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब कम स्त्रावण होना, थायरोक्सिन का कम स्त्रावण होना, थायरोक्सिन का कम स्त्रावण होने के कारण क्या होगा, थायरोक्सिन का कम स्त्रावण होने के कारण क्या होगा बच्चों, यह है आनुवांशिक दोष है, भोजन में आयोडीन की कमी या मूत्र में अधिक आयोडीन उत्सर्जन आदि के कारण से होता है। या तो बच्चों थायरोक्सिन बनने के लिए क्या चाहिए, थायरोक्सिन का निर्माण करने के लिए आयोडीन चाहिए, या तो आयोडीन ज़्यादा से ज़्यादा आयोडीन का एक्सक्रीशन हो रहा है यानी उत्सर्जन हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा उत्सर्जन होगा तो थायराइड ग्लैंड के पास आयोडीन नहीं पहुंचेगा, आयोडीन नहीं पहुंचेगा तो थायरोक्सिन का निर्माण नहीं होगा। अगर थायरोक्सिन का निर्माण नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, थायरोक्सिन का निर्माण नहीं होने से थायरोक्सिन की कमी आ जाएगी, और कमी आने से क्या होगा, बच्चों में थायराइड ग्रंथि में अल्प स्त्रावण के कारण जड़ मानवता या क्रिटिनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिनिज्म रोग हो जाता है इन बच्चों में, क्रिटिन कहते हैं। ऐसे बच्चे बोने कुरूप हो जाते हैं, इनके होठ मोटे, जीभ बाहर निकली हुई, पेट बाहर निकला हुआ, पोर्ट बेली व शारीरिक व मानसिक रूप से अल्प विकसित जननांग होते हैं, इनकी आधार उपापचय दर, हृदय गति दर, ताप दर कम होते हैं। मेरी बात बिल्कुल सुनना, अभी हमने क्या बात की कि अगर आपकी बॉडी के अंदर थायरोक्सिन का स्त्रावण कम हो रहा है, अगर बच्चों के अंदर ऐसा होता है तो वह बच्चे बोने बेली, जो पोर्ट बेली है वो बाहर पेट लटका हुआ, कम होते हैं, कमज़ोर होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स उनके ज़्यादा डेवलप नहीं होते, उनकी बॉडी टेम्परेचर कम रहती है, मेंटल कम रहता है, उनका मेंटल जो स्ट्रेंथ है वो भी कम रहेगी। तो ऐसे बच्चों के इस टाइप के रोग को हम क्रिटिनिज्म बोलते हैं, क्रिएटिनिज्म बोलते हैं। पहला रोग आपका हो गया क्रिएटिनिज्म। नेक्स्ट जो बच्चों में बात करूं, क्रिएटिनिज्म के अंदर क्या होता है, जो फिजिकल मेंटल, ये देखो इसके अंदर क्या होता है, ये आपका पहला फिजिकल है, फिजिकल में स्केलेटल यानी आपका जो बोन्स है उनका अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होता तो वो ड्वार्फ रह जाते हैं, मतलब छोटे रह जाते हैं या बोने रह जाते हैं या बोने रह जाते हैं, ठीक है। उनकी मसल्स होंगी वो वीक होती हैं, मसल्स उनकी कमज़ोर होती हैं, और विसरल ऑर्गन्स जितने भी हैं नोट सो रिटार्डेड, हैंस पोर्ट बेली, जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं, स्टोमक हुआ आपका, जो आपका स्टोमक हुआ या फिर आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हुए उनकी जो है वो कमज़ोर होते हैं। और क्या होता है, मेंटल स्ट्रेंथ यानी आइडियोसी या फिर इम्बैलेंसिटी, यानी वो प्रॉपर सोचने के काबिल नहीं रहते, या तो इन्फेंटाइल सेक्स होगा या नो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट नहीं होगा। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन से होते हैं, साइज ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स की अगर हम बात कर सकते हैं, फीमेल टाइप थोड़े कैरेक्टर्स दिखना, उनके अंदर वेल डेवलप्ड नहीं होना, इस तरीके के जो लक्षण हैं उन बच्चों के अंदर दिखेंगे। ये जो सारे साइन और सिम्टम है वो क्रिएटिनिज्म के हैं। क्रिएटिनिज्म जो रोग है बच्चों वो थायरोक्सिन के कम स्त्रावण होने की वजह से होता है। तो अब अपन बात करते हैं वयस्कों के अंदर थायरोक्सिन के अल्प स्त्रावण से मिक्सोडीमा होता है। वयस्क जो होते हैं, एडल्ट्स जो होते हैं, उनके अंदर जो कम स्त्रावण होता है थायरोक्सिन का उसको हम मिक्सोडीमा बोलते हैं, मिक्सोडीमा रोग हो जाता है। इनके शरीर में इस रोग से बाल झड़ने लगते हैं, त्वचा ढीली फूल जाती है तथा त्वचा के नीचे स्लेश व वसा जमा हो जाती है,
शरीर मोटा हो जाता है, रुधिर दाब आधार उपापचय दर, जो हमारी BMR है बेसल मेटाबॉलिक रेट है, वो खाते तो बहुत हैं पर ज़्यादा शरीर में लगता नहीं है। BMR कम हो जाती है, रोगी ठंड के प्रति संवेदनशील मतलब सेंसिटिव हो जाते हैं कोल्ड के प्रति। और क्या होंगे उसके अंदर जनन क्षमता व मस्तिष्क धीमा होता है, हृदय दर कम होना, शरीर का वजन बढ़ना इत्यादि। जिनके अंदर थायरोक्सिन कम होता है, थायरोक्सिन का स्त्रावण कम होता है। अपन ने पहले बच्चों की बात की, बच्चों के हमने सिम्टम्स देखे। अब हम बात कर रहे हैं एडल्ट की, यानी जो व्यस्त हैं, बाल का झड़ना, वजन का बढ़ना, मोटापा आना, शरीर के नीचे वसा का जमना। तो ये जितने भी लक्षण हैं, ये सारे के सारे जो लक्षण है बच्चों, ये हैं मिक्सोडिमा के। इसको आप याद कर सकते हैं CM इन चाइल्ड्स के अंदर क्रिटिनिज्म, एडल्ट्स के अंदर मिक्सोडिमा। मैन के अंदर, मैन क्या होगा, मैन आदमी होगा तो एडल्ट ही होगा, सीधी सी बात है। तो आप इसको लर्न कर सकते हो। CM यानी CM जो डिजीज है वो हाइपरथायरॉयडिज्म से होती है। C स्टैंड्स फॉर, C किसके लिए निर्धारित होती है, क्रिटिनिज्म के लिए। और M जो है मिक्सोडिमा, मिक्सोडिमा एडल्ट के अंदर कम स्त्रावण होने से किसका, थायरोक्सिन का। अगर हम आगे बात करते हैं, मिक्सोडिमा को गर्ल्स का रोग भी कहते हैं। ओके, सामान्य घेंगा यानी सिंपल गोइटर, यह आयोडीन की कमी से होता है। इसे हम कोलोइडल गोइटर भी कहते हैं। यह आनुवांशिक नहीं होता, यानी ये जेनेटिक नहीं होता। जेनेटिक डिसऑर्डर्स वो होते हैं जो हमारे माता पिता से आते हैं। जैसे माता पिता में कोई रोग है, बच्चे उनसे पैदा हुए तो उनसे पैदा होने वाले बच्चों में भी आ गए। जैसे मैं किसी कैरेक्टर की बात कर देता हूँ, सपोज किसी के अंदर गंजापन है बाल लेने से, तो उसके जो बच्चे होंगे, फादर के बाल नहीं है तो बच्चे के भी बाल आगे उम्र में झड़ने लगेंगे। तो वो ऐसी डिजीजेज। बट ये जो सिंपल गोइटर है वो क्या है, सामान्य जो घेंगा है ये आनुवांशिक नहीं है, आनुवांशिक नहीं है। इसमें थायराइड ग्रंथि फूलकर बड़ी हो जाती है, गर्दन भी फूलकर मोटी कॉलर जैसी दिखाई देती है। भोजन में आयोडीन लेने या समुद्री भोजन का उपयोग करने से यह रोग ठीक होता है। कहने का मतलब है जो आपकी जो थायराइड है वो बड़ी हो जाती है, वो कोशिश करती है, वो स्वेल हो जाती है, फूल जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड से आयोडीन एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है। लेकिन अगर आप आयोडीन नहीं लेते हो तो आपके सिंपल घेंगा होता है। यह भी हाइपोथायरॉयडिज्म है। नेक्स्ट है हैशीमोटो डिजीज। हैशीमोटो डिजीज, इस रोग में थायरोक्सिन हार्मोन की बहुत अधिक कमी बहुत अधिक हो जाती है। तो इस कमी के उपचार हेतु दी गई औषधियां व स्वयं हार्मोन शरीर में विष या एंटीजन का कार्य करने लगता है। अतः शरीर में इन पदार्थों को नष्ट करने के लिए एंटीबॉडीज बनते हैं जो स्वयं ग्रंथि को ही नष्ट कर देता है। थायराइड की आत्महत्या यानी सुसाइड ऑफ थायराइड व स्वप्रतिरक्षी यानी ऑटो इम्यून थायराइडिटिस भी बोलते हैं। कहने का मतलब है बच्चों थायरोक्सिन नहीं बनेगा तो उसके अंदर थायरोक्सिन की बहुत कमी आने की वजह से जो थायराइड ग्लैंड है वो खुद के अगेंस्ट ही खुद की जो अगर अपन बाहर से इंजेक्ट करते हैं तो एंटीजन की तरह बिहेव करने लग जाता है। एंटीजन इज ए फॉरेन पार्टिकल और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनने लग जाते हैं और वो थायराइड को नष्ट कर देता है। ऐसी डिजीज को हम बोलते हैं हैशीमोटो डिजीज। ठीक है, तो अगर अपन कोई भी उसके बाहर से अगर अपन मेडिसिन या लेते हैं, मेडिसिन या वैक्सीन लेते हैं तो वो इसके अंदर किसकी तरह बिहेव करने लग जाते हैं, बिल्कुल उसकी तरह बिहेव करने लग जाते हैं, एंटीजन की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, यानी किसी एक फॉरेन पार्टिकल की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। तो ये बात मेरी ध्यान से रखना, इसको सुसाइड ऑफ थायराइड भी बोलते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म या अति स्त्रावण, हाइपोसीक्रेशन या हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर क्या होता है, जीवाणु संक्रमण या आनुवंशिक कारणों के कारण यह ग्रंथि वृद्धि कर जाती है तथा अधिक मात्रा में थायरोक्सिन का स्त्रावण करती है। इससे BMR यानी जो बॉडी मेटाबॉलिक रेट है, हृदय स्पंदन दर है, रक्त स्पंदन दर है, दाब है, ग्लूकोज का अवशोषण है, O2 की खपत सब बढ़ जाता है। सब के सब BMR हो गया, टेम्परेचर हो गया, बॉडी टेम्परेचर, यानी ज़्यादा थायरोक्सिन। पहले हम किसकी बात कर रहे थे, कम थायरोक्सिन की। कम थायरोक्सिन की कितनी डिजीजेज थी जिसमें हाइपोथायरॉयडिज्म था, वो कितनी डिजीज थी, वो थी आपकी कौन कौन सी थी। पहली जो डिजीज थी उसका क्या नाम था, आपकी जो पहली डिजीज थी सिंपल गोइटर हो गया,
क्रेटिनिज्म हो गया, मिक्सोडीमा हो गया। बच्चों के अंदर उसको बच्चों के अंदर उसको क्रेटिनिज्म बोलते हैं, बड़ों के अंदर उसको मिक्सोडीमा बोलते हैं। हाशीमाटो डिजीज हो गया, सिंपल गोइटर हो गया, मतलब सामान्य घेंगा। तो ये सारे जो रोग थे ये कौन से थे? ये सारे के सारे जो रोग थे आपके, ये किससे रिलेटेड थे? ये बच्चों अपने हाइपोथायरॉयडिज्म से थे। अब अपन बात कर रहे हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर थायरोक्सिन का हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाता है तो क्या होता है? हमारी हृदय दर, हमारी बॉडी मेटाबॉलिक यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट, हमारा टेम्परेचर, हार्ट बीट, सारी की सारी चीजें बढ़ जाती हैं। तो इस बात को एकदम अच्छे से याद रखना, ग्लूकोज का अवशोषण ज्यादा होता है, O2 की खपत सब बढ़ जाती है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा उतनी अधिक बनने लगती है कि इसकी काफी मात्रा एटीपी में संग्रहित होने की बजाय उष्मा के रूप में मुक्त होने लगती है। अतः वृद्धि के स्थान पर अनावश्यक उत्तेजना, चिड़चिड़ापन, थकावट, घबराहट इत्यादि होने लगते हैं। ठीक है, उत्तेजना बढ़ती है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है, थकावट बढ़ती है, घबराहट यानी हमारा जी घबराने लग जाता है, ये सब बढ़ जाते हैं। अधिक ऊर्जा के कारण ऐसे रोगी को गर्मी अधिक लगती है। हाइपरथायरॉयडिज्म से निम्न रोग हो सकते हैं। पहला जो रोग है बेटा वो है ग्रेव्स डिजीज या बेस्डो डिजीज। इसके अंदर क्या होता है? इसको अपन क्या बोलते हैं? ग्रेव्स डिजीज या नेत्रोसेंगील एक्सोथैलेमिक गोइटर भी बोलते हैं। इस रोग के अंदर नेत्र गोलक के नीचे श्लेष्मा का जमाव होने लगता है। इसके नेत्र बड़े तथा बाहर की ओर उभरे हुए दिखाई देते हैं। ऐसे व्यक्ति की दृष्टि डरावनी, घूरती हुई व इस रोग में पूरी ग्रंथि एकाग्र वृद्धि होती है। कहने का मतलब है जो एक्सोथैलेमिक गोइटर है उसके अंदर जो हमारी आई बॉल्स हैं ये बाहर आ जाती हैं, इनके नीचे फेट का डिपोजिशन हो जाता है, काफ़ी बड़ी बड़ी हमारी आंखें हो जाती हैं, ज़्यादा हमारे इसके स्त्रावण की वजह से, हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से। सो हम नेक्स्ट बात करते हैं, आपका आ जाता है ग्रेव्स डिजीज। इसके अंदर इस तरीके से कुछ नोट्स बनते हैं। फिर ये आ गया आपका प्लमर्स डिजीज। इस रोग के अंदर थायराइड ग्रंथि के स्थान पर वृद्धि होने की जगह गांठें बन जाती हैं, तो इसको अपन टॉक्सिक एडिनोमा भी बोलते हैं, टॉक्सिक एडिनोमा भी कहते हैं। अति स्त्रावण से समय थायराइड ग्रंथि फूलकर बड़ी हो जाती है, यानी इसके अंदर क्या होगा बच्चों, जगह जगह पे गांठें बन जाती हैं। ठीक है, अब जो बच्चों हमारी नेक्स्ट है पैराफोलिकुलर सेल्स हैं, जो हमारी वो सी सेल्स जिनको बोलते हैं। यह कोशिकाएं थायराइड ग्रंथि स्ट्रोमा की पुट्टिकाओं के आधार भाग में पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं अंतःस्रावी प्रकृति की होती हैं। भ्रूण के 5वें ग्रसनिक्लोम यानी 5th ब्रेंकियल पाउच से बने हुए एल्टोमा ब्रेंकियल यानी अल्टीमो ब्रेंकियल बॉडीज के अवशेष होती हैं। अर्थात इनकी उत्पत्ति एंडोडर्म से होती है, यानी जो आपकी अल्टीमो ब्रेंकियल बॉडीज होती हैं उनसे इसका फॉर्मेशन होता है। इन कोशिकाओं द्वारा थायरोकैल्सिटोनिन नामक हार्मोन का स्त्रावण होता है। ये जो हमने कुछ फॉलिकुलर सेल्स देखी थी इस तरीके से, ये हमारी कौन थी, इसके अंदर हमने कुछ इस तरीके से देखा था कि ये जो हमारी वो थी थायराइड ग्लैंड थी, इसके अंदर कुछ ऐसे पैराफोलिकुलर सेल्स थी और यहाँ पे कुछ फॉलिकुलर सेल्स थी, कुछ पैराफोलिकुलर सेल्स थी जो क्या करती थी, किसका सीक्रेशन करती थी, कैल्सिटोनिन का सीक्रेशन करती थी, कैल्सिटोनिन का सीक्रेशन करती थी। अब हम कैल्सिटोनिन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी एंडोडर्मल होती हैं, जो 5th ब्रेंकियल पाउच के अंदर ये प्रेजेंट होती हैं। इन कोशिकाओं द्वारा थायरोकैल्सिटोनिन नामक हार्मोन स्त्रावित होता है। थायरोकैल्सिटोनिन नामक हार्मोन क्या करता है, स्त्रावित होता है। यह एक प्रोटीन हार्मोन है। ये जो कैल्सिटोनिन है ये क्या करता है, थायरोकैल्सिटोनिन है, ये क्या करता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करता है, कैल्शियम का पुनरावशोषण को बढ़ाता है। यह कैल्सिटोनिन हार्मोन हड्डी से विघटन को कम करके तथा मूत्र में कैल्शियम के उत्सर्जन को बढ़ाकर एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम आयनों की संख्या को घटाता है। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर आपके एक्सेस में जो कैल्शियम है उसको ये एब्जॉर्ब करता है। यह हड्डियों में कैल्शियम आयनों के जमाव को बढ़ाता है, जिससे हड्डियां मजबूत तथा
ठोस हो जाती हैं। यह हार्मोन पैराथायरॉइड, यह जो हार्मोन है पैराथॉर्मोन या कोलिफ हार्मोन के विपरीत कार्य करता है। यानी जो हमारा जो पैराथॉर्मोन है उसके विपरीत ये क्या करता है, कार्य करता है। पैराथॉर्मोन कौन सीक्रेट करता है? पैराथॉर्मोन आपकी पैराथायरॉइड ग्लैंड जो सीक्रेट करती है उसके एंटागोनिस्टिक है। ये क्या करता है, जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जितने भी कैल्शियम आयंस हैं उनको ये अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो बच्चों हमने इसके अंदर दो तरह के हार्मोन पढ़े। एक आपका था कौन सा, जो फोलिकुलर सेल सीक्रेट कर रही थी, थायरोक्सिन के बारे में हमने पढ़ा। बेसल मेटाबॉलिक रेट, सेक्सुअल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, फैट का पापचे करता है, प्रोटीन का पापचे, कार्बोहाइड्रेट का पापचे, ये सारे काम करने में हेल्प करता है, हमारी हार्ट रेट को बढ़ाता है। कुछ हमने डिजीजेज भी पढ़ी, डिजीजेज जैसे क्रेटिनिज्म थी, मिक्सोडिमा थी। जो क्रेटिनिज्म थी वो बच्चों के अंदर होती है और मिक्सोडिमा है वो एडल्ट यानी वेस्ट के अंदर होती है। और भी हमने हेसीमाटो डिजीज पढ़ी, सिंपल गोइटर पढ़ा। नेक्स्ट हाइपर सीक्रेशन की वजह से हमने एक्सोथैलेपिक गोइटर पढ़ा, ग्रेव्स डिजीज पढ़ी। तो ये हाइपर सीक्रेशन की वजह से होती है थायरोक्सिन की। इसके जो अपोजिट जो दूसरा हार्मोन था कैल्सीटोनिन, जो पैराफोलिकुलर सेल्स के थ्रू स्रावित किया जाता था, और इसके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि ये क्या करता है, जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर पाए जाने वाले कैल्शियम आयनों का पुनरावशोषण करता है। थैंक यू वेरी मच। अब जो हमारी नेक्स्ट ग्लैंड होगी वो पैराथायरॉइड ग्लैंड होगी। सो थैंक यू वेरी मच।